हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो अभी तक जो है हमने पवार वंश के कुछ रूलर पढ़े हैं श्याम शाह तक, उसके आगे के हम कवर करेंगे। अब कुछ बच्चे जो है हिस्ट्री को कंप्लीट करने को कह रहे हैं, कुछ योजनाएं करवाने को कह रहे हैं, कुछ करेंट अफेयर करवाने को कह रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, 1 बाय 1 लेके हम चल रहे हैं। तो पहले जो है हमें पवार वंश कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद जो है योजनाएं करेंगे एंड मंडे जो है हम जो है करंट अफेयर वाली जो वीडियो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो श्याम शाह हमने पढ़ा था और श्याम शाह के बाद जो है आज हमने पढ़ना है महीपति शाह। महीपति शाह हम आज पढ़ेंगे। तो महीपति शाह जो है आपके कौन से नंबर के रूलर हो जाएंगे? 46 नंबर के जो है हमारे ये रूलर हैं। इन्होंने देखिए ज़्यादा लंबा पीरियड तो इनका नहीं रहा, 1631 से लेके 1634 AD तक जो है इन्होंने रूल किया है। ठीक, अब देखिए श्याम शाह के टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि श्याम शाह के टाइम पीरियड में केसोराय मठ का निर्माण जो है महीपति शाह ने श्रीनगर में करवाया था और इसकी जानकारी हमें जो है इस मठ के द्वार पर लिखे अभिलेख से पता चल रही है। श्याम शाह की 60 रानियाँ थी, लेकिन इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो अगले उत्तराधिकारी इनके चाचा जो हैं आपके महीपति शाह बनेंगे, जो सबसे अधिक उम्र में जो है राजा बनने वाले पवार शासक थे। ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आप मेंशन कर लेंगे। अब देखेंगे महीपति शाह जो है किसके समकालीन थे, तो समकालीन राजा हम इनके लिख लेते हैं। समकालीन राजा हैं शाहजहां और त्रिमल चंद। चंदू में त्रिमल चंद के समकालीन है। अब देखिए शाहजहां का इनके टाइम पीरियड में जो है शाहजहां का जो है राज्याभिषेक हुआ, तो इन्होंने शाहजहां के राज्याभिषेक का जो है निमंत्रण शाहजहां ने जो है छोटे बड़े सभी राजाओं को दिया था, लेकिन जो है जो महीपति शाह हैं ये इनके राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हुए, इसीलिए मुस्लिम इतिहासकार जो है उन्होंने इन्हें जो है अक्खड़ राजा कहा है। तो शाहजहां के राज्याभिषेक में, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी, राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। और मुस्लिम इतिहासकारों ने इन्हें, मुस्लिम इतिहासकारों ने इन्हें अक्खड़ राजा कहा, अक्खड़ राजा कहा है। इतना हमारा क्लियर हो गया, अक्खड़ राजा इन्हें कहा है। अन्य नाम भी हम इनके देख लेते हैं, अन्य नाम। तो इन्हें जो है गर्व भंजन भी कहा जाता है, इनके सेनापति को गर्व भंजक कहा जाता है, कन्फ्यूजन होता है, गर्व भंजन। और इन्हें महाप्रचंड, महाप्रचंड भुजदंड, भुजदंड जो है मौला राम ने कहा था, मौला राम के द्वारा जो है इनको कहा गया है। ठीक, अब इनके सेनापति भी हम यहीं पर देख लेते हैं। सेनापति, इनके सेनापति थे आपके माधो सिंह, माधो सिंह हैं, और रेखोला लोदी, खोला लोदी, और बनवारी दास, बनवारी दास जो है इनके सेनापति हैं। माधो सिंह को जो है गर्व भंजक कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने जो है किसी अपराध में अपने पुत्र का जो है अपने पुत्र का सर इन्होंने काट दिया था, तो तभी से जो है इन्हें गर्व भंजक कहा जाता है। और इन्होंने जो है तिब्बत व गढ़वाल के बीच, गढ़वाल के मध्य सीमा का निर्धारण करवाया। सीमा निर्धारण जो है इन्हीं के द्वारा जो है राजा के द्वारा करवाया गया था। रेखोला लोदी ने जो है एक तो सिरमौर अभियान और इसके अलावा जो है तिब्बत अभियान किया था, तिब्बत अभियान किया था। ठीक है, ये हमारे जो है सेनापति के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने जो है तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पहले पवार थे। तिब्बत पर आक्रमण करने वाले, 3 बार आक्रमण करने वाले, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाले पहले
पवार राजा थे। जब इन्होंने पहली बार तिब्बत पर आक्रमण किया था तो इनके 12,000 सैनिक थे, दूसरी बार आक्रमण किया तो 11,000 सैनिक थे, और तीसरी बार जब इन्होंने आक्रमण किया तो 20,000 सैनिक थे। जब इन्होंने दापा प्रांत के राजा को मार दिया तो उसके बाद जो है तिब्बत के राजा को जब इन्होंने मारा तो उसके बाद जो है इन्होंने, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बर्थवाल को जो है यहाँ पर जो है प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया। बाद में लामा यहाँ पर आए तो लामा ने जो है बर्थवाल को मार के जो है यहाँ पर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो ये जो है 3 बार जो है इन्होंने आक्रमण किया। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे अभी तक जो आपके इससे पहले हमने जैसे पढ़े मानसा पढ़े या श्यामशाह पढ़े तो उन्होंने केवल तिब्बत के दापा प्रांत पर आक्रमण किया था, ये ध्यान में रखना, लेकिन इन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था तिब्बत पर पहली बार आक्रमण किसने किया, तो सब मानसा करके आते हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा आपका महीपति शाह होगा। ये ध्यान में रखना, कन्फ्यूज करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तिब्बत अभियान के दौरान क्या हुआ आप देखेंगे, तिब्बत अभियान के दौरान रोटी सूची प्रथा चलाई। अब ये रोटी सूची प्रथा क्या है, रोटी सूची प्रथा शुरू की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका, रोटी सूची प्रथा शुरू की। रोटी सूची प्रथा ये है कि पंडित लोग जो है कहा जाता है किसी के हाथ का नहीं खाते, केवल खुद का ही बनाया हुआ खाते हैं, ठीक है। तो अब इनकी सेना में जो है पंडित लोग थे, इनका ज़्यादातर समय जो है खाना बनाने में ही रहता था। तो इन्होंने उपाय निकाला कि ऐसे तो युद्ध जीतेंगे नहीं भाई, तो इन्होंने कहा कि जो पंडित हैं अगर ये जो है दाल चावल नहीं भी खा सकते हैं तो रोटी जो है ये किसी अन्य के बनाई हुई भी खा सकते हैं, तो इसी को ही जो है रोटी सूची प्रथा कहा जाता था। ये प्रथा आज भी चल रही है हमारे वहाँ, जैसे हमारे दादी नानी लोग जो हैं चावल तो नहीं खाते हैं औरों का बना हुआ, लेकिन रोटी जो है खा लेते हैं। फिर ये प्रथा जो है थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ के लोग कामचोर हुए, मॉडिफाई हुई। इसमें जो है क्या कहा गया, सास ने कहा बहू से तू खाना आना बना दे, बस नमक मत डालना, नमक मैं डाल लूँगी बाद में, तो दादी का ही बनाया हुआ माना जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आज अब देखने को मिलती है। फिर जो है पंडित जी लोगों ने भी ये शॉर्टकट सिस्टम शुरू किया गाँव में, जैसे अब तो जो है कैटरिंग वाले आते हैं, पहले जो है पंडित जी जो है पूरे गाँव का खाना बनाते थे। तो अब फिर क्या होने लगा कि गांव वाले जो है पूरी सामग्री जो है तैयार करके देंगे, छौंका का लगा लोगों के देंगे, लास्ट में नमक डाल देंगे पंडित जी, तो पंडित जी का बनाया हुआ हो जाता था खाना। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी, ये रोटी सूची प्रथा जो है महीपति शाह के द्वारा शुरू की गई थी। फिर ये जब वहाँ से आए जीतने के बाद तो ये जो है कुंभ मेले में आए नागा साधुओं को देख के क्रोधित हो गए। कुंभ मेले में आए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नागा साधुओं से क्रोधित होकर मारने के आदेश दे दिए, मारने के आदेश इन्होंने दे दिए। ऐसा हुआ कि कुंभ मेले में जो है नागा साधु आए थे, ठीक है। अब ये नागा साधु में तो प्रचलन ही है भाई, निर्वस्त्र रहते हैं ये। अब इन्होंने जो है अस्त्र शस्त्र डाले हुए थे, यानी कि तरकस डाली हुई है, धनुष डाला हुआ है, तलवार पकड़ी हुई है हाथ में। अब महीपति शाह को लगा कि कपड़े तो इन्होंने पहने नहीं हैं, हम शत्रुओं के जो है ये अस्त्र शस्त्रों का अपमान कर रहे हैं और कुछ सुना नहीं देखा नहीं, जो है इनको मरवाने के आदेश दे दिए। और सैनिकों को तो भाई आदेश मिला था, ये नागा साधु मार दिए। अब इनके जो है घर आने से पहले राज्य में भाई खबर फैल गई कि महीपति शाह ने तो निर्दोष नागा साधुओं को मरवा दिया, इन्हें तो पाप लगेगा। अब इनके राजगुरु ने भी कहा भाई तुमने तो गलत कर दिया भाई, अब तुम्हें पाप का प्रायश्चित तो करना ही होगा। राजा ने बोला भाई प्रायश्चित के लिए क्या किया जाए, तो राजा से कहा गया कि तुम या तो जो है एक सेर या सवा सेर जितना भी कहा होगा कि सोना गला के पी लो। राजा ने कहा ऐसे तो मर जाऊंगा मैं। फिर इनसे कहा कि 1 साल तक जो है पीपल के पेड़ में जो है आपने रात भर पानी डालना है और हाथ में जो है तेल का दिया जलाना है। राजा ने कहा ये भी नहीं हो पाएगा। फिर इनको उपाय बताया गया कि तुम जो है मंदिर में जाके अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जो है ध्यान लगाओ। ऐसे में जो है ये ऋषिकेश के भरत मंदिर में गए, जो कि ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है। अब भाई जो मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, उनकी स्पेशलिटी होती है कि जब वो कोई मूर्ति या फिर चित्र बनाते हैं, आप जिस भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ आपको लगेगा वहीं वो जो चित्र है, मूर्ति है, वो आपको देख रही है, ठीक है। ये स्पेशलिटी होती है। अभी ध्यान लगाने के लिए बैठे तो इन्होंने सोचा कि चलो ध्यान लगाने से पहले एक बार जो है मैं भरत जी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ। तो इन्होंने देखा कि भरत जी इनको घूर रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी जो है स्थान चेंज किया,
दूसरी जगह बैठे, इन्होंने सोचा एक बार और देख लेता हूँ, भरत फिर तो नहीं देख रहे मुझे। भरत फिर देख रहे थे इनको। करते करते पूरा दिन भर ही जो है ये अपनी जगह चेंज ही करते रहे, और इन्हें लगा कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भरत मुझे घूरे जा रहे हैं, ऐसे मैं कैसे पश्चाताप करूँगा, कैसे ध्यान लगाऊंगा। और ये क्रोधवश गए भरत मूर्ति के पास और उनकी आंखें ही निकाल ली। हो गया प्रायश्चित। घर आए, पंडित जी ने बहुत डांटा, भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो गई बात हाथ से। अब फिर महीपति शाह को कहा गया कि युद्ध भूमि में अगर आप किसी शत्रु के हाथों से मारे गए तो आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि बाज बहादुर चंद के साथ इनका युद्ध हुआ था, इन्होंने स्वयं ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया था और ये युद्ध में मारे गए थे। ठीक, तो भाई ये है हमारे महीपति शाह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रोधवश भरत मूर्ति की आंखें निकाल ली। ठीक है, इसके बाद जो है युद्ध भूमि में, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, युद्ध भूमि में बाज बहादुर चंद के हाथों मारे गए। ठीक, तो ये हमारे जो हैं महीपति शाह हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए आप। फिर अब हम इसके बाद जो है इनके पुत्र पृथ्वीपति शाह करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह जब राजा बने, यानी कि महीपति शाह की जिसमें मृत्यु हुई, तो पृथ्वीपति शाह की एज उसमें बहुत कम थी। अल्प आयु की वजह से जो है अब इन्हें इनके संरक्षिका के रूप में इनकी माता कर्णावती जो है यहाँ पर शासन करेंगी। ठीक है, तो यानी हमने अगली कौन पढ़नी है? कर्णावती। अब हम पढ़ेंगे कर्णावती। तो कर्णावती ने यहाँ पर 1634 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1640 तक यहाँ पर जो है संरक्षिका के रूप में शासन किया इन्होंने। अब देखेंगे 1634 में जो है दून घाटी पर नजावत खां व सिरमौर के राजा हैं आपके मेधांता प्रकाश। सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश ने आक्रमण किया। तो भाई इन्होंने जो है अपनी वीरता का परिचय दिया और जो है नजावत खां और सिरमौर के राजा की जो है इस युद्ध में क्या हुई? हार हुई। ठीक है, जो बचे हुए सैनिक थे उनको कर्णावती ने बंदी बनाकर उनके नाक कटवाने के आदेश दे दिए। इनकी वीरता को देखकर जो है निकोलस ने इन्हें साक्षात दुर्गा कहा था। ठीक है, हार हुई और बंदी सैनिकों के नाक कटवाने के आदेश दिए। इसी कारण इन्हें नाक कटनी रानी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें जो है निकोलस ने इन्हें जो है साक्षात दुर्गा कहा। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है इन्हें साक्षात दुर्गा भी कहा जाता है। और इनका जो ओरिजिनल नेम है वैसे ताराबाई भी है। ताराबाई भी इनका नाम है, दुर्गावती भी इनका नाम है, साक्षात दुर्गा इन्हें कहा गया, नागकटनी रानी इन्हें कहा जाता है। अब इसके बाद जो है टाइम पीरियड आता है आपका 1640 का। अब जो है 1640 में जो है आपके पृथ्वीपति शाह जो है राजा बनेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह, तो इसमें देखिए टाइम पीरियड, अब ये कौन से नंबर के रूलर हैं? आपके 47वें नंबर के हमारे जो है रूलर हैं। अब टाइम पीरियड तो जो है संरक्षिका के रूप में
काम किया था, तो टाइम पीरियड तो इन्हीं का ही माना जाएगा 240। ये तो जो है आपका कर्णावती ने किया था, और यहाँ ये करेंगे 1664 तक, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब भाई ये किसके समकालीन थे? ये शाहजहाँ और औरंगजेब के, शाहजहाँ और औरंगजेब के जो है समकालीन थे। उधर जो है कुछ समय जो है तिरुमल चंद का रहा होगा, लेकिन वैसे प्रॉपरली जो है ये बाज बहादुर चंद के समकालीन थे, ठीक है। अब जो है 1640 में राज्याभिषेक हुआ इनका, राज्याभिषेक, और इस राज्याभिषेक में जो है इनके राज्याभिषेक में इन्होंने जो है शाहजहाँ को निमंत्रण नहीं दिया था। अब भाई चाहे बड़े भी राजा थे तो इनकी भी क्यूरियोसिटी होगी, भाई इसके बाप मेरा राज्याभिषेक में नहीं आया, अब इसने भी मुझे निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी जो है शाहजहाँ ने बड़ा दिल दिखाकर अपने दूत के हाथों जो है इन्हें भेंट में खिल्लत भेजी। खिल्लत क्या होती थी? राजा के द्वारा जो है भेंट में दिया गया वस्त्र जो है आपकी खिल्लत भेजी। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने कहा कि ना मेरे पिताजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, ना मैं करूँगा, तो मैं ये उपहार नहीं ले सकता हूँ। इस पर शाहजहाँ भी इनसे क्रोधित हो गए, और इस वजह से जो है इन्होंने जो है शाहजहाँ का, यहाँ पर बस इतना ही लिख देती हूँ, शाहजहाँ का उपहार यानी खिल्लत स्वीकार नहीं किया, ठीक। अब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर क्या होगा भाई? अब होगा कि शाहजहाँ जो है 1615 में आपको याद होगा बाज बहादुर चंद को जो है शाहजहाँ ने इस करार पर हेल्प दी थी कि अभी अगर गढ़वाल अभियान होगा तो आप मेरा साथ दोगे। तो अब यहाँ पर जो है खलीतुल्लाह मुगल सेनापति खलीतुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में बाज बहादुर चंद व मेधांता, सिरमौर के राजा हैं, मेधांता प्रकाश दून पर आक्रमण करते हैं, दून पर आक्रमण कर अधिकार में लेते हैं, यानी कि जीत जाते हैं, अधिकार में लेते हैं। अब इसके बाद जो है आपको ध्यान होगा बाज बहादुर चंद के समय ही जो है सुलेमान सिको बाज बहादुर चंद के पास हेल्प लेने के लिए आया था, लेकिन बाज बहादुर चंद ने कहा कि यहाँ आपके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, आप कहाँ चले जाओ, पृथ्वीपति के पास चले जाओ। तो अब ऐसे में जो है 1658 AD में जो है सुलेमान सिको को, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। सुलेमान सिको को इसके 17 साथियों के साथ शरण दी, ठीक हो गया हमारा। अब क्या होगा इसके बाद? इन्हीं के साथ जो है प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? श्यामदास व हरदास, इन्हीं के साथ गढ़वाल आए थे, ठीक है। और इन्हीं के वंशज कौन है? हमारे मौलाराम है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है सिरमौर के राजा के साथ इनकी जो है हाटकोटी की संधि हुई, तो हाटकोटी की संधि जो है आपकी पृथ्वीपति शाह और मेधांता प्रकाश, सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश के मध्य हुई, ठीक। तो भाई अब यहाँ तक तो सही है। इसके बाद क्या हुआ कि इनका बेटा था मेदिनी शाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि पिताजी ने जो है सुलेमान सिको को यहाँ शरण क्यों दे दी, शाहजहाँ से तो दुश्मनी मोल ले ही ली है, साथ में जो है अब जो है औरंगजेब की भी दुश्मनी मोल ले ली।
ऐसे में मेदिनी शाह ने क्या किया कि सुलेमान सिकों के गढ़वाल में होने की खबर जो है औरंगजेब को दे दी। औरंगजेब ने कहा अगर ये बात गलत निकली तो जो है तेरा सर जो है वहीं आके कलम कर दूंगा। इन्होंने कहा भाई आप पुष्टि कर लीजिए। तो भाई औरंगजेब ने यहाँ पर जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने जो है इस बात की पुष्टि की। इसके बाद राम सिंह की सहायता से जो है 5 जून 1661 में जो है औरंगजेब को सुलेमान सिकों को सौंप दिया गया। अब ये बन गया औरंगजेब का पात्र। उसके बाद जो है इसके पिता ने इसे देश निकाला दिया तो इसने अपने पिताजी को ही बंदी बना दिया और जो है अपना जो है कभी कहीं से डोंटी और जो है मुगलों की सहायता से जो है चंदू को परेशान करता था। अब फाइनली जो है इसका बाज बहादुर के बेटे जो है उद्धोध चंद के साथ युद्ध होगा। उद्धोध चंद और इसके युद्ध में जो है ये मारा जाएगा और इसके मौत की खबर जो है औरंगजेब पत्र के माध्यम से किसे देगा, पृथ्वीपति शाह को देगा। फिर जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो मेदिनी शाह का बेटा यानी आपका जो है जो पृथ्वीपति शाह हैं उनका पोता यानी आपका फतेहपति शाह अगला राजा बनेगा। तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब हम जो है मेदिनी शाह करेंगे। मेदिनी शाह, ठीक है। तो ये जो है मेदिनी शाह आपका कौन से नंबर का बेटा, इसका कौन से नंबर का रूलर हो जाएगा, 48 नंबर का होगा। इसे जो है पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा गया है, ठीक है। इसने जो है औरंगजेब को सुलेमान सिकों के गढ़वाल होने की खबर दी, गढ़वाल में होने की सूचना दी। जैसी इस बात की पुष्टि के लिए गढ़वाल आया। इसके बाद जो है राम सिंह की सहायता से 5 जून 1661 में सुलेमान सिकों को औरंगजेब को सौंप दिया। फिर इसका युद्ध होगा 1662 में उद्धोध चंद से युद्ध तथा इसके युद्ध में मारे जाने की खबर पत्र द्वारा औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह को दी, ठीक है। अब अगला उत्तराधिकारी जो है कौन बनेगा, फतेहपति शाह बनेगा। ये हमारा हो जाएंगे अगले रूलर। अब तो अगले रूलर जो है हमारे फतेह शाह हैं। फतेह शाह के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत तो मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना है इसमें, ठीक है। तो अब हम फतेह शाह शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इनकी जानकारी का स्रोत, क्या है हमारा, एक तो फतेह शाह यशोवर्णन, ठीक है। आपका फतेह शाह
यशो वर्णन, यशो वर्णन है। ये रामचंद्र कंडियाल की बुक है आपकी, रामचंद्र कंडियाल की बुक है, ठीक। और दूसरा है आपका विचित्र नाटक, विचित्र नाटक, ये किसका है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये भी हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग है। गुरु गोविंद सिंह की जो है आपकी विचित्र नाटक, ठीक है। अब देखिए जो भाई जो फतेह शाह है, फतेह शाह को जो है इन्हें इनके उपनाम अगर हम कहें तो इन्हें जो है गढ़वाल का अकबर इन्हें कहा जाता था। रीजन क्योंकि इनके दरबार में जो है 9 रत्न थे, तो इसे हम ये देखिए मैंने 9 रत्न पहले ही लिख दिए हैं। तो भाई 9 रत्न आप कोई ट्रिक बनाइए या किसी भी तरीके से जो है इन्हें आपको याद करना होगा, बिकॉज क्योंकि आपको जो है ये एलिमिनेट करने को आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके 9 रत्न देखिए कौन कौन थे। ये जो है इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर। रीजन ये था क्योंकि इनके दरबार में जो है 9 रत्न थे आपके। तो ये 9 रत्न कौन कौन से हैं? खेतराम धसमाना है, कीर्तिराम कंठौला है, सहदेव चंदोला, सुरेशानंद बर्थवाल, हरिदत्त नौटियाल, रुद्रीदत्त की मोठी, शशिधर डंगवाल, हरिदत्त थपलियाल और बासवानंद बहुगुणा। ये 9 रत्न जो है इनके दरबारी 9 रत्न थे, ठीक है। फिर देखेंगे इनके दरबारी कवि भी हम देख लेते हैं। तो दरबारी कवियों में जो है रतन कवि, जिन्हें क्षेमराज भी कहा जाता है, तो इन्हें जो है इन्होंने फतेह शाह जो है इन्होंने ग्रंथ की रचना की है। इसके फतेह प्रकाश इन्होंने ग्रंथ की रचना की है। फिर हम बात करते हैं जटाधर ने, कवि जटाधर ने जो है फतेह शाह कर्ण की रचना की है। मतीराम की बुक है आपकी ग्रंथ व्रत कौमुदी, छंदसार पिंगल, और फिर यहाँ पर जो है रसराज ग्रंथ, ये सारी जो है किसकी हैं? आपकी मतीराम जी की हैं। इसके बाद जो है कवि सुखदेव ने जो है व्रत विचार लिखा है। इसमें जो है राजा की वीरता का वर्णन है, राजा की वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जैसे रतन कवि की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है आपका फतेह प्रकाश जो है इनके द्वारा लिखी गई जो है हस्तलिखित है, हस्तलिखित ग्रंथ है। ये हस्तलिखित ग्रंथ है। इसमें देखिए इनको क्या कहा गया है? हिंदू के रक्षक कहा गया है, शीर का सागर इन्हें कहा गया है। इनकी बहुत तारीफ जो है इस ग्रंथ में की गई है। तो ये इनके कौन थे? दरबारी कवि थे। तो एलिमिनेट करने को आ सकता है कि फतेह शाह के कौन दरबारी कवि थे या कौन नहीं थे। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो है इनको भी देख लेंगे। बहुत कुछ है इस टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए, तो ये आपको देखना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम, अब इनका उपनाम भी हमारा हो गया। इनकी जानकारी हमें जो है मेमोयर्स ऑफ देहरादून, जानकारी और कहाँ से मिलती है? मेमोयर्स ऑफ देहरादून से जो है हमें इनकी जानकारी मिलती है। किसकी है ये? आरसी विलियम्स की, ठीक है। विलियम्स लिख देती हूँ मैं यहाँ शॉर्ट में, विलियम्स की, आरसी विलियम्स की है ये मेमोयर्स ऑफ देहरादून। इसमें भी जो है फतेह शाह के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। अब देखेंगे इनके दरबार में जो है गुरु राम राय आए थे, और इन्होंने जो है गुरुद्वारे की आय के लिए जो है इनको 3 गांव इन्हें जो है भेंट में दिए थे। तो इनके दरबार में ये सारे पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। इनके दरबार में गुरु राम राय आए, इन्होंने गुरुद्वारे की आय के लिए ये भी आप याद रखेंगे, आय के लिए 3 गांव दान में दिए। 3 गांव दान में दिए। धामूवाला में है जो गुरुद्वारा, उसकी आय के लिए 3 गांव दान में दिए। अब ये 3 गांव कौन कौन से थे? पहला था इसमें खुड़बुड़ा,
खुड़ बुड़ा, दूसरा है इसमें आपका राजपुर, राजपुर, और तीसरा है आपका चामासारी, चामासारी। तो ये गांव जो है इन्होंने दान में दिए। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, इसमें ये हुआ कि जब ये राजा बने तो इन्होंने जो है सिरमौर पर आक्रमण किया। सिरमौर के राजा उसमें मेधांता प्रकाश थे। मेधांता प्रकाश ने जो है यहाँ पर जो है उस समय गुरु गोविंद सिंह को जो है यहाँ पर क्या दी हुई थी, गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर जो है शरण दी हुई थी। यहाँ इनकी सैन्य छावनी थी गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है इनडायरेक्टली जो है, अब क्या हो गया कि इनकी दुश्मनी किससे, दुश्मनी क्या है कि वो सिरमौर के राजा के वहाँ शरण में थे, तो अब इनडायरेक्टली जो है गुरु गोविंद सिंह जो है किसके पक्ष में थे, आपके सिरमौर के राजा के पक्ष में थे। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से राजा का जो है युद्ध किसके साथ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह वैसे तो या तो चंदू के साथ हुआ या मुगलों के साथ हुआ, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग है कि जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है अब इनका युद्ध हुआ। पूछा जाता है कि भंगाड़ी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में हुआ। इस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं और इनकी हार होती है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है भंगाड़ी का, सीधे लिख देती हूँ मैं, भंगाड़ी का युद्ध, ठीक है। भंगाड़ी का युद्ध। अगर आप डेट लिखना चाहो तो डेट भी आप लिख सकते हो, 18 सितंबर 1668, ये है इसकी डेट। और युद्ध किस किस के बीच में हुआ, युद्ध हुआ था फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य, गुरु गोविंद सिंह के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। और इसमें जो है फतेह शाह की यहाँ पर हार हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे, रतन कवि कहते हैं कि इनके शासनकाल में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में जो है ताला नहीं लगाते थे। फिर जो है ये कहा जाता है कि इन्होंने समुद्रगुप्त की तरह जो है आपके मुद्रा लेख भी लिखवाए थे, ठीक है। तो इनकी बहुत तारीफ की जाती है। और जो फतेह शाह हैं, इनको जो है इनके टाइम पीरियड को जो है गढ़वाल का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्ण काल इनके समय को कहा जाता है। जैसे चंदू के टाइम पीरियड में जगत चंद के टाइम पीरियड को कहा जाता है, तो ऐसे इनके टाइम पीरियड में जो है आपके किसको कहा जाता है, फतेह शाह के टाइम पीरियड को जो है गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। आपको जब चंद में मैंने जगत चंद पढ़ाए थे तो याद होगा आपको, जगत चंद ने पहले इनको हराया था, तो इनको श्रीनगर का युद्ध हुआ था जगत चंद के साथ। फिर ये भागकर जो है देहरादून गए थे। इन्होंने अपनी सेना को फिर से जो है तैयार किया और श्रीनगर पर आक्रमण किया और इनकी जीत हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ये कतूरी घाटी को रौंदते हुए कहाँ चले गए, आपके कौसानी, गरुड़, गरसार इस क्षेत्र में गए। और उसके बाद जो है इन्होंने गरसार पर कब्जा किया और इसे जो है गरसार पर अधिकार करके बद्रीनाथ को जो है इन्होंने, बद्रीनाथ मंदिर को जो है ये भूमि दान में दे दी थी। तो ये है हमारे कौन, फतेह शाह हैं। इसके बाद जो है इनके उत्तराधिकारी जो है उपेंद्र शाह होते हैं। ये बहुत कम समय तक शासन करते हैं और दीपावली के दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम अगले रूलर पढ़ेंगे, तब तक आप इसे देख लीजिए। चलिए, तो अब हम प्रदीप शाह हम देखते हैं। तो ये आपके जो है आपके 51 नंबर के आपके रूलर हो जाएंगे। तो इनकी जो है जानकारी स्रोत जो है हमारे, जानकारी स्रोत हमारा होगा रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप। तो जिसमें राजा बने, इनकी आयु भी बहुत कम थी। रामायण प्रदीप के पहले हम राइटर लिख लेते हैं, तो मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जब ये राजा बने थे तो इनकी आयु भी जो है कम थी। तो संरक्षिका के रूप में जो है इनकी माता जो है कनक देई ने जो है काम किया संरक्षिका के रूप में। इनके सेनापति भी हम लिख लेते हैं। इनके सेनापति जो थे हमारे कौन थे, चंद्रमणि डंगवाल थे, चंद्रमणि डंगवाल इनके सेनापति थे। अब हम बक्सी भी लिख लेते हैं।
बख्शी जो थे इनके विद्याधर डोभाल थे। ठीक है, अब देखिए प्रदीप शाह को हमने कब पढ़ा है, चंदू के टाइम पीरियड में, आपको याद होगा जब कल्याणचंद चतुर्थ पर जो है कटहरू ने जो है आक्रमण किया था रोहिलखंड के, तो उस समय जो है ये जान बचाकर जो है गढ़वाल भागे थे। अब कटहरू ने जो है राज्य छोड़ने के एवज पर जो है इनसे 3 लाख रुपए मांगे थे, और ये 3 लाख रुपए जब है उस समय प्रदीप शाह ने जो है किसे दिया था, कटहरू को दिया था और उनका राज्य छुड़वाया था। इसीलिए प्रदीप शाह को जो है चंद और पवारों के बीच में मित्रता के लिए जाना जाता है। तो ये वही प्रदीप शाह हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी संरक्षिका कनक देई हैं। तो इनके टाइम पीरियड में जो है प्रदीप शाह को मारने के लिए 5 कठैत भाइयों का जो है एक षड्यंत्र रचा हुआ था। तो इसकी जानकारी जो है कनक देई को होगी। कनक देई ने अपनी सेनापति और अपनी सेना की सहायता से जो है इन 5 कठैत भाइयों का जो है एक साथ वध करवा दिया। जिस स्थान पर वध हुआ तो उस स्थान को जो है पंचभया खाल के नाम से जाना जाता है, जो कि पौड़ी में है। ये ध्यान में रखना अगर कभी बाई चांस आ गया आपका तो। ठीक है, अब इनके वजीर जो है जयदेव डंगवाल हैं। वजीर कौन है? जयदेव डंगवाल। ठीक, ये 3 चीज़ें हमने जो है इनकी लिख ली हैं। अब यहाँ पर जो है कनक देई, तो यहाँ पर जो है पंचभया खाल कहा, मैंने स्टोरी बता दी। तो ये जो है पंचभया खाल जो है आपकी कहाँ पर है, पौड़ी में है, ये ध्यान में रखना। तो ये किससे संबंधित है? ये जो है 5 कठैत भाइयों को जो है ये स्थान जो है 5 कठैत भाइयों का यहाँ पर क्या किया था, वध किया था। किसके द्वारा करवाया गया था? कनक देई के द्वारा करवाया गया था प्रदीप शाह को बचाने के लिए। अब देखिए इन्होंने मौला राम तोमर को संरक्षण दिया था। मौला राम तोमर को इन्होंने शरण दी थी। तोमर को शरण दी, संरक्षण लिख देते हैं, संरक्षण दिया, इनके दरबार में थे। मौला राम तोमर जो है, अब इसके बाद के प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह, इन चारों के दरबार में जो है आपको मिलेंगे मौला राम तोमर। ठीक है, फिर इन्होंने जो है देहरादून की जो राजधानी है वो जो है आपकी कहाँ से हटाकर, नवादा से हटाकर धामूवाला कर दी। दून की राजधानी नवादा से हटाकर, नवादा से धामूवाला जो है स्थानांतरित की। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इन्होंने जो है जैसे आपके प्रदीप शाह ने जो है गुरुद्वारे की आई के लिए जो है आपके खुड़बुड़ा, चामासारी और राजपुर दान में दिया था, तो ऐसे ही जो है इन्होंने भी गुरुद्वारे के आई के लिए जो है कुछ गांव दान में दिए हैं। इनका नाम भी हम लिख लेते हैं, गुरुद्वारे की आई के लिए, गुरुद्वारे की आई के लिए। अब देखिए ये कौन कौन से हैं, इन्हें देख लेना। छायावाला, देहरादून वाले जो क्षेत्र हैं सब ऐसे ही नाम है। ठीक है, छायावाला है, छायावाला के बाद भूजनवाला, भूजनवाला के बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे आपका पंडितवारी और घाटवाला। पंडितवारी और घाटवाला। ठीक है, तो ये आपके जो है दान में दिए। इन्होंने एक मुद्रा भी लिखाई थी जिसका नाम क्या था आपका, उस मुद्रा का नाम था आपका तिमासी, जहाँ तक याद है। ताम्रपत्र, इन्होंने एक मुद्रा, ताम्र मुद्रा थी, ताम्र मुद्रा, तो ये तिमासी के नाम से इनके द्वारा जो है उत्कीर्ण करवाई गई थी। और ये चंद और पवारों के बीच में मित्रता के लिए, यहाँ पर लिख देती हूँ, चंद व पवारों के मध्य मित्रता के लिए जाने जाते हैं, मित्रता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, टॉपिक बड़ा है तो अब बोरियत होने लग गई है इस टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहीं से हम शुरू कर देते हैं अगले रूलर हमारे।
ललित शाह। तो ललित शाह जो है अब 52 नंबर के आपके रूलर हो जाएंगे। अब इन्होंने जो है, ललित शाह ने हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर जो है कहाँ पर, कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो इनकी पहले जानकारी लिख लेते हैं। जानकारी स्रोत जो है गणराज वंश काव्य, किसने लिखी है? मौलाराम के द्वारा लिखी है। ये इनकी जानकारी का स्रोत है। और इन्होंने जो है मौलाराम को संरक्षण दिया। और यहाँ पर जो है कुमाऊं पर आक्रमण किया। कब किया था? 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है आपके किस किस के बीच में हुआ था? ये ललित शाह और मोहनचंद के बीच में हुई थी। और मोहनचंद की यहाँ पर जो है हार हुई थी। इसके बाद जो है ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा का राजा बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चंदू का राजा नहीं लिख के अल्मोड़ा लिख दिया। अल्मोड़ा के सिंहासन पर बैठाया था। अब यहाँ पर ललित शाह के जो है इससे पहले हम देखते हैं इनके जो है आपके, जब ये वहाँ से युद्ध करके लौट रहे थे तो हवलबाग का एक स्थान है दुल्लड़ी नामक स्थान पर जो है इनकी मलेरिया से मौत हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि आपके हवलबाग के दुल्लड़ी में मलेरिया से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब भाई ये देखेंगे ललित शाह के थे 4 बेटे। सबसे बड़ा जयकृत शाह, उसके बाद प्रद्युम्न शाह, फिर पराक्रम शाह और फिर प्रीतम शाह। अब यहाँ पर जो प्रद्युम्न शाह हैं उन्हें अल्मोड़े की गद्दी में बैठा दिया, चंदू के राजा बन गए हैं प्रद्युम्न चंद के नाम से। इधर जो है अब राजा कौन बनेगा? जयकृत शाह आपके बनेंगे। पराक्रम शाह जो हैं इन्होंने, जब आपके प्रद्युम्न शाह श्रीनगर आएंगे तो रामू और धरणी को जो है इनके मंत्रियों को मारेंगे। मौलाराम से गणिका नाटक छीनेंगे। ठीक है, और जो प्रीतम शाह हैं, अब जब खुड़बुड़ा का युद्ध होगा तो उसमें जो है जब गोरखों के साथ युद्ध होगा खुड़बुड़ा के युद्ध में, तो प्रीतम शाह को बंदी बनाकर कहाँ ले जाते हैं? नेपाल ले जाएंगे। और सुदर्शन शाह जब आपके टिहरी रियासत के पहले राजा बनाएंगे तो उस टाइम पर जो है प्रीतम शाह नेपाल से वापस आएंगे। ठीक है, तो ये तो इनके 4 पुत्रों की जो है जानकारी है। अब हम अगले रूलर करते हैं। ठीक है, तो इसे देख लीजिए आप। तो अब जो है आपके जयकृत शाह, ये जो है 53 नंबर के आपके रूलर हैं। तो इनके टाइम पीरियड में क्या होगा कि इनका दरबार जो है खंडूरी व डोभाल 2 ग्रुपों में बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है एक सोचता है कि मैं बड़ा, अब आंतरिक षड्यंत्र बढ़ने लग गए हैं। खंडूरी सोचता है दलों में बढ़ गया है। ठीक है, दलों में बढ़ गया। अब खंडूरी सोचते हैं कि हम बड़े, डोभाल सोचते हैं कि हम बड़े। ठीक है, अब इसके बाद जो है खंडूरी जो है आपके, यानी कि जो मुख्तार हैं, जो डोभाल है कृपाराम डोभाल, ये कौन है? ये मुख्तार है, यानी कि राजा के बाद जो है दूसरा शक्तिशाली पद है ये मुख्तार। ठीक है, और जो खंडूरी है ये है नित्यानंद खंडूरी। और ये जो खंडूरी हैं ये जो है आपके कौन है? फौजदार हैं इनके, फौजदार। ठीक है, और इन 2 ग्रुपों में आपस में बनती नहीं है। जयकृत शाह वैसे ही परेशान है, सिक्खों के भी यहाँ पर आक्रमण हो रहे हैं। अब ऐसे में जो है दून का आपका जो है, दून का फौजदार था आपका, फौजदार, इसका नाम था घमंड सिंह। तो ये घमंड सिंह आया और इसने जो है
कृपाराम डोभाल को मार दिया और खुद जाकर ये क्या बन गया, मुख्तार बन गया। ठीक, ये कहानी हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद क्या हुआ, जो जयकृत शाह है, जयकृत शाह और सिरमौर के राजा का भी युद्ध होगा। अभी तक मंधाता प्रकाश था, अब यहाँ जगत प्रकाश आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है सिखों के आक्रमण से बचने के लिए, ये बहुत बार पूछा गया है, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए ये राखी कर देते थे। तो राखी कर पूछा जाता है आपसे, आक्रमण से बचने के लिए राखी कर देता था, राखी कर, जो कि उपज का 1/5 पार्ट, 1/5 भाग होता था। ये आपका हो गया। अब देखेंगे आप, अब यहाँ पर आक्रमण किस किस का होगा, यहाँ पर अब हमारा जो है कपरौली का युद्ध होगा। कपरौली का युद्ध किसके बीच में, सिरमौर के राजा और आपके जो है सिरमौर के राजा हैं यहाँ पर सिरमौर के राजा जगत प्रकाश व किसके मध्य में, जयकृत शाह के मध्य में जो है आपका जो है युद्ध होगा। अब जो है जगत प्रकाश जो है, ये जगत प्रकाश जो है ये घमंड सिंह को मार देंगे, घमंड सिंह का वध कर देंगे। और यहाँ पर जो है आपकी जयकृत शाह की क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। ठीक है, कपरौली का युद्ध याद रखना, जगत प्रकाश और जयकृत शाह के बीच में होगी। ठीक, अब इसके बाद जो है टाइम पीरियड आता है आपका, आपको याद होगा 1786 का। तो 1786 में जो है जो जयकृत शाह है, एक तरफ से सिखों का लूट मार हो रहा है, दूसरी तरफ से यहाँ पर जो है सिरमौर के राजा आक्रमण कर रहे हैं और दरबार में ही जो है षड्यंत्र मचे हुए हैं। तो जयकृत शाह जो है फाइनली इरिटेट हो जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि रघुनाथ मंदिर में जो है ये जो है अपनी हत्या कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। लंबा हो गया क्योंकि ये टॉपिक, अंत कर लेते हैं, इसे आप पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे जो है जयकृत शाह हैं। अब हम जो है इसके बाद जयकृत शाह के बाद अब यहाँ कौन आएंगे, प्रद्युम्न शाह आएंगे। तो अब हम प्रद्युम्न शाह करते हैं। अब देखेंगे प्रद्युम्न शाह जो है पवार वंश के अंतिम स्वतंत्र राजा है। उसके बाद हमारा क्योंकि टिहरी रियासत आ जाएगा। शासनकाल इनने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगहों पर रूल किया है। कुमाऊं में इन्होंने 1779 बगवाली पोखर के युद्ध के बाद 1786 तक, जब तक जयकृत शाह की मृत्यु नहीं होती है, ये कुमाऊं पर रूल किया। इसके बाद 1786 से लेकर 1804 तक जो है ये कहाँ पर रूल करेंगे, गढ़वाल में रूल करेंगे। ठीक है, इनके मंत्री थे रामी व धरणी। ठीक है, इनको जो है बाद में कौन मारेगा, पराक्रम शाह जो है इनको मारेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब गोरखों ने जो है कुमाऊं पर जो है आक्रमण कर लिया, उसके बाद 1791 में जो है गोरखा यहाँ आक्रमण करेंगे। गोरखा आक्रमण होगा, लेकिन इनकी सेना जो है आपकी लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाएगी। लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाती है। अब ऐसे में जो है टाइम पीरियड आ जाता है 1792 का, और अभी तक जो है सेना इनकी लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में नेपाल पर जो है चाइना के आक्रमण की संभावना बन रही थी। तो नेपाल नरेश जो है अपनी सेना को वापस बुलाने के लिए कहते हैं। तो भाई जो गोरखा होते हैं वो प्रद्युम्न शाह से कहते हैं कि अब हम संधि कर लेते हैं। तो संधि में ये कहा गया कि 25,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में तुम गोरखों को दोगे, और हम इस एवज में जो है इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, यहाँ लूटमार नहीं करेंगे। और ये संधि जो है हमारी हो गई। तो पूछी जाती है लंगूरगढ़ की संधि किस किस के बीच में हुई, यानी 1792 में जो है आपकी लंगूरगढ़ या श्रीनगर की संधि भी से कहते हैं, लंगूरगढ़ की संधि, या फिर आपकी बोली जाती है श्रीनगर की संधि। श्रीनगर की संधि से बोला जाता है। तो ये किस किस के बीच में हुई,
गोरखू व प्रद्युम्न शाह के बीच, प्रद्युम्न शाह के मध्य हुई। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, अब टाइम पीरियड आता है आपका 1795 का। इस समय जो है आपका संवत चल रहा था आपका 1851-52, ये संवत चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अकाल पड़ गया, यहाँ पर भीषण जो है अकाल पड़ा, और इसे जो है क्योंकि यहाँ संवत 51-52 चल रहा है आपका, तो 51-52 का अकाल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 51-52 का अकाल किसके टाइम पीरियड में पड़ा, तो प्रद्युम्न शाह के टाइम पीरियड में। इससे जो है राज्य की हालत जो है खराब हो गई। फिर टाइम पीरियड आता है 1803 का। इस समय जो है यहाँ पर जो है भयंकर भूकंप आ गया, भयंकर भूकंप, और राज्य में जो है भूखमरी की स्थिति आ गई। और इसका फ़ायदा उठाकर जो है 1804 में गोरखू ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। गोरखू ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, और फलस्वरूप जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है आपके एक तरफ गोरखा और दूसरी तरफ जो है आपके प्रद्युम्न शाह थे। प्रद्युम्न शाह की जो है यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, सुदर्शन शाह जो इनके पुत्र थे वो जान बचाकर भाग गए। सुदर्शन शाह जो है जान बचाकर भाग गए, और प्रीतम शाह जो कि इनके सबसे छोटे भाई थे उनको जो है गोरखे कहाँ ले गए, बंदी बनाकर नेपाल ले गए। इस प्रकार से जो है अब पूरे गढ़वाल में जो है आपका 14 ये डेट याद रखेंगे, 14 मई 1804 में गढ़वाल पर भी गोरखों का अधिकार हो गया, गोरखों का अधिकार। वहीं हमने चंदू के टाइम में क्या पढ़ा था, 1 फरवरी 1790 में जो है कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो गया। अब गोरखे यहाँ पर जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में जो है 1815 तक रूल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है पवार वंश के सारे जो है रूलर कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा हमारा छोटा सा प्रशासन बचा हुआ है, आप इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम प्रशासन भी कर लेते हैं। इनकी जो प्रशासन है वो ज़्यादा बड़ा प्रशासन नहीं है। तो जैसे हमने और डायनेस्टी पढ़ी, उन्हीं डायनेस्टी की तरह जो है राजा जो है राज्य का सर्वा यानी एग्जीक्यूटिव हेड होगा, और अपने द्वारा नियुक्त मंत्रियों की सहायता से जो है ये क्या करेगा, प्रशासन चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए राजा के बाद दूसरा सर्वशक्तिशाली जो पद होगा, राजा के बाद दूसरा शक्ति, जैसे वहाँ बक्सी था तो यहाँ पर शक्तिशाली पद है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दफ्तरी का जो है कार्यालय पूछा गया है। इसका कार्यालय जो है सचिवालय के समान है, सचिवालय के समान है। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा जैसे जो नई नियुक्तियाँ होंगी उनको शपथ दिलाने का, वेतन निर्धारण का, स्थानांतरण का, ये सारे काम किसके होंगे, आपके दफ्तरी के होंगे। ठीक है, फौजदार का काम क्या होगा, ये परगने का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, परगने का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी है। ठीक, गोलदार का काम क्या होगा, गोलदार जो है राजधानी, राजकोष, दुर्ग जैसे महत्वपूर्ण जो भाग होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखेगा। तो यहाँ पर राजधानी, राजकोष, दुर्ग, महल आदि महत्वपूर्ण स्थानों की जो है सुरक्षा देखने वाला अधिकारी होगा। ठीक है, वकील जो है बहुत बार पूछा गया है, वकील, दफ्तरी और आपका मुख्तार पूछा गया है। तो वकील जो है यहाँ पर
दूत है, वकील क्या करेगा, दूत का कार्य करने वाला अधिकारी है। चणु और चंड जो है आपके संदेशवाहक हैं, संदेशवाहक हैं। दूत मीन्स कि जब राजा जो है दूसरे राजा को संदेश भेजेगा वो दूत का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो है क्या है, दूत है आपका वकील। और संदेशवाहक, जैसे प्रजा को अगर कोई सूचना देनी है तो वो कौन करेंगे, संदेशवाहक करेंगे। थोकदार जो है परगनों से भू राजस्व वसूल करेगा, परगनों से भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी है। अब देखेंगे कर कितना लेते थे, मैं बहुत शॉर्टकट में करवा रही हूँ आपको। कर जो है ये जो है उपज का 1/3 भाग लेते थे, जिसे क्या कहा जाता था, तिहाड़ कहा जाता था, ठीक है। और उपजाऊ भूमि से जो है 1/2 भाग, जिसे अधेल कहा जाता था। अब इसी कर जो आपका तिहाड़ कर है, इसी का विरोध जो है अब टिहरी रियासत में होगा आपका, ठीक है। फिर आपकी अठूर भूमि व्यवस्था भी होगी, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो ये कर जो है 1/3 पार्ट लेते थे और जिसे तिहाड़ कहा जाता था, और उपजाऊ भूमि से ये टैक्स जो है 1/2 पार्ट लेते थे, ठीक है। और सामान्यतः भूमि माप की इकाई नाली होती थी, भूमि माप की इकाई जो है वो क्या होती थी, नाली होती थी, ये क्लियर। अब जो है कर वैसे राजा की आज्ञा से जो किसी भूमि पर जो है कृषि करेंगे उनको आसामी कहा जाता था, ठीक। तो राजा की आज्ञा से किसी भूमि पर कृषि करने वाले जो हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, आसामी कहा जाता था। कर यहाँ पर भी जो है 2 तरीके से दिया जाता था आपका, खाई कर और सिरतान। लेकिन वहाँ हमने पढ़ा था कि नकद या उपज के रूप में दिया जाने वाला खाई कर और नकद रूप में दिया जाने वाला कर जो है आपका सिरती था। लेकिन यहाँ पर आपका एक चीज़ और ऐड हो जाएगा इसमें, स्थायी कृषकों के द्वारा, स्थायी यानी कि परमानेंट जो फार्मर हैं, स्थायी कृषकों द्वारा उपज या नकद रूप में दिया जाने वाला कर, ठीक। सिरती क्या है, अस्थायी कृषकों द्वारा नकद रूप में दिया जाने वाला कर क्या हो जाएगा आपका, सिरती। अब यहाँ पर देखेंगे भू राजस्व एकत्रित करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, भू राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी होते थे हमारे। ये अधिकारी कौन कौन हैं हमारे, थोकदार, प्रधान और बूढ़ा। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बूढ़ा। थोकदार परगनों से भू राजस्व वसूल करेगा, प्रधान गांवों से भू राजस्व वसूल करेगा, बूढ़ा जो है भूटांतिक क्षेत्रों से जो है कर वसूल करेगा, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये इनकी भू राजस्व मतलब कर वसूल करने वाले जो है भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी। फिर बचती है इनकी न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था जो है पंचायतों पर आधारित थी, बस इसमें हम करेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं। न्याय व्यवस्था पंचायतों पर आधारित थी, पंचायतों पर आधारित थी। अब जो छोटे मोटे मामले हैं उन्हें जो है ग्राम पंचायत ही जो है आपके निपटा लेगी। जो थोड़ा और गंभीर मामले होते थे उन्हें फौजदार जो है निपटाता था। अति गंभीर मामले जो होंगे, राजद्रोह, डकैती, मर्डर, ऐसे वाले जो केस होंगे उनको कौन देखेगा, उन्हें राजा देखता था, ठीक है। इसी के साथ ही जो है हमारे पवार वंश आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो है योजनाओं पर बनाएंगे। तो आप जो है इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए और कमेंट्स कीजिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।